नमस्कार दोस्तों, सार्थक एकेडमी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है हरित क्रांति। भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश में हरित क्रांति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हरित क्रांति के पूर्व भारत पाकिस्तान और चाइना से युद्ध लड़ चुका है। चाइना से युद्ध 1962 में, वही इसके जस्ट बाद पाकिस्तान से 1965 में। 2 बार लगातार युद्ध लड़ने के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भूखमरी की हालत आ चुकी थी, जिससे निपटने के लिए हरित क्रांति की बहुत आवश्यकता पड़ चुकी थी। अगर हम बात करें हरित क्रांति की शुरुआत की, तो हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत में हुआ। युद्ध लड़ने के बाद हमारे पास पंचवर्षीय योजनाओं को कंटिन्यू करने के लिए आर्थिक मदद नहीं थी, तो योजना अवकाश के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। इसके पहले अगर हम देखें, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गेट ने किया था। उन्होंने अधिक उपज देने वाले किस्मों, है ना, अधिक उपज देने वाली किस्मों के संदर्भ में वर्ष 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। वही भारत में हरित क्रांति के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को और भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहेंगे, तो ऑल ओवर विश्व के लिए हम नॉर्मन बोरलॉग को कहेंगे। और अगर सिर्फ भारत के लिए प्रश्न आता है तो भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हम कृषि हरित क्रांति के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कहेंगे। हरित क्रांति के संबंध में हम अगर कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें, तो हरित क्रांति के प्रमुख बिंदु जो हमें मिलते हैं, उसमें सबसे पहला तो यही है कि देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। हमने अभी बात करी कि 1962 और 1965 में जब 2 युद्ध भारत ने लड़े हैं, तो भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना। इस समय भारत को खाद्य उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने की जो सोच थी, वही हरित क्रांति को जन्म देती है। इसी के साथ में उन्नत किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। हरित क्रांति में जो उन्नत किस्म के बीज है, उनको अधिकता में उत्पादित करने की योजना हरित क्रांति के अंतर्गत रखी गई, जिसका हमें बाद में लाभ भी मिला। इन उन्नत किस्मों के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रासायनिक उर्वरकों का अधिकता से प्रयोग किया, है ना। इसके साथ ही हम लोगों ने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, है ना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। इसके अलावा सिंचाई, है ना, सिंचाई की योजनाओं पर भी हमने बहुत काम किया। उसके बाद में बीजों का प्रयोग आरंभ किया, है ना, हमने भूमि का संरक्षण किया और लघु सिंचाई परियोजनाओं को भी लागू किया। ठीक है, तो यह हरित क्रांति के बिंदुओं के अंतर्गत आता है। अब अपन ने इतनी सारी चीजें यूज करी, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में पश्चिमोत्तर भाग में गेहूं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो गई, है ना। गेहूं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो गई। वैसे भी हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, वो गेहूं के क्षेत्र में ही पड़ा है। इसी के साथ ही अन्य फसलों का उत्पादन में मार्ग प्रशस्त हुआ कि और ज्यादा उत्पादन उसमें भी होगा, है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप, इन नीतियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। ठीक है, और इसी क्रांतिकारी परिवर्तन को हम लोगों ने हरित क्रांति नाम भी दे दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे हमने रासायनिक उर्वरक बहुत ज्यादा यूज किए,
उसके बाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला, गेहूं को मिला। और अगर हम बात करें ऑल ओवर क्षेत्र में, है ना, पूरे भारत में अगर हम बात करें तो सिर्फ जो पश्चिम के जो राज्य थे या पश्चिम का जो क्षेत्र था, सिर्फ उसी को क्या हुआ, फायदा हुआ इसका, हरित क्रांति का। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हरित क्रांति के हमको दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। दुष्प्रभाव की अगर हम बात करें, देखो इस क्रांति का लाभ देश के सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों को प्राप्त हुआ। जैसे अभी हमने देखा कि सिर्फ पश्चिमी क्षेत्रों को ही हरित क्रांति का लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा भी मिल गया, है ना। अब क्षेत्रीय असंतुलन बिगड़ गया। इसके साथ ही इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है सिर्फ गेहूं को मिला है ना, सिर्फ गेहूं को मिला है कि इसमें गेहूं का उत्पादन काफी तीव्रता से बढ़ा, है ना। इसके साथ ही हमने क्या किया, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अधिक प्रयोग किए, है ना। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हमने बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिए। फलस्वरूप क्या हुआ, फलस्वरूप अब हमें द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी, है ना। और द्वितीय हरित क्रांति वर्ष 2006 के विज्ञान कांग्रेस में, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसका आह्वान किया, है ना। ये याद रखेंगे कि द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में विज्ञान कांग्रेस में किया। ठीक है। अब द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, देखो द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य ये था कि भाई जो अन्य क्षेत्र है ना, पश्चिमी क्षेत्रों के अलावा जो अन्य क्षेत्र है उनका भी साथों साथ विकास हो, है ना। सिर्फ गेहूं के लिए क्यों, हम बाकी अनाजों के लिए भी ऐसे परिवर्तन लेके आए। तो इसके अंतर्गत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि की दशा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। जितने भी उन्नत किसी बीजों का हम लोग चयन करने वाले हैं, अब हम भूमि के आधार पर करेंगे, है ना। जिस क्षेत्र की भूमि जैसी है उसके लिए उस हिसाब से ही उन्नत किस्म का बीज हम चयन करेंगे, है ना। इसके साथ ही मोटे अनाज, है ना, मोटे अनाज मतलब आपका मक्का हो गई, ज्वार हो गई। तो मोटे अनाजों के भी उत्पादन पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता इस द्वितीय हरित क्रांति में रखी गई। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा अनुवांशिकी इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादन एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर भी बल दिया गया। ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई, इस द्वितीय हरित क्रांति में क्या हुआ, हम लोगों ने सिंचाई की नई तकनीकें लेके आए, है ना, जो आज भी चल रही है। सिंचाई की तकनीकें इससे हमने लेके आए ड्रिप सिस्टम, है ना, ड्रिप सिस्टम लेके आए, पानी की बूंद धीरे धीरे जलती रहेगी। इसके अलावा हमने स्प्रिंकलर लेकर आए, है ना, स्प्रिंकलर लगा दिया बड़ा सा, अभी सब तरफ पानी बराबर फेंकते रहता है। तो जहां पर कम पानी था, जिन भूमि पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, वहां पर कम पानी में भी पर्याप्त उत्पादन उत्पन्न करने की योजना द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत रखी गई और जिसका फायदा हमें बाद में मिला भी। भारत में महत्वपूर्ण अन्य क्रांतियों की अगर हम बात करें तो इसमें हमें एक नाम मिलता है सदाबहार क्रांति, है ना। सदाबहार क्रांति की जो परिकल्पना की थी वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की थी। इन्होंने कहा था कि भाई हम हरित क्रांति के अलावा हम कीट प्रबंधन पर भी ध्यान दे सकते हैं, है ना, और संगठित और पौष्टिक आपूर्ति एवं प्राकृतिक संसाधन का भी प्रबंधन कार्य किया जा सकता है ना। तो इसमें क्या किया, इसी को फिर सदाबहार क्रांति नाम दिया गया, है ना। जिसका अगर बात करें हम केंद्र बिंदु क्या है, तो इसका केंद्र बिंदु है सततता, है ना, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। तो याद रखेंगे सदाबहार क्रांति। फिर आती है श्वेत क्रांति, है ना। श्वेत क्रांति तो वैसे हमें पता है कि ये दुग्ध उत्पादन में होती है ना। दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति का प्रयोग किया जाता है नाम का, है ना। भारत में पशुपालन भारतीय कृषि की एक प्रमुख सहायक क्रिया के रूप में है। ठीक है। तो दुग्ध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें श्वेत क्रांति की आवश्यकता पड़ी। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो 1964 से 1965, है ना, 1964 से 1965 के बीच एक परिकल्पना इसकी की गई, जिसके अंतर्गत पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। इसी को और आगे तीव्रता से श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए
ऑपरेशन फ्लड नामक योजना भी प्रारंभ की गई है ना, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है ना। ऑपरेशन फ्लड के लिए अगर प्रश्न आता है तो ये भी दुग्ध उत्पादन के लिए ही है और श्वेत क्रांति भी दुग्ध उत्पादन के लिए ही है ना। अब जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है ना, तो ऑपरेशन फ्लड जो है इसको 3 चरणों में चलाया गया है ना। पहला चरण क्या हुआ, पहला चरण 1970 से 1979 तक की चलाया गया है ना। फिर दूसरा चरण जो चलाया गया इसका ये 1981 से 1985 तक चलाया गया। तृतीय चरण जो चलाया गया इसका वो 1985 से 1996 तक के चलाया गया। ठीक है। अब जो ऑपरेशन फ्लड है इसका उद्देश्य क्या था भाई, इसमें पशुओं के खरीदने के लिए कृषकों को धन उपलब्ध कराना। ठीक है। इसके साथ में उसका सही प्राइस उनको दिलवाना है ना। तो इसी में क्या हुआ, ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत ही संकर गाय तथा अच्छी नस्ल की भैंस तैयार करने की योजना लागू की गई है ना। इसके साथ ही 12 राज्यों में इस योजना को प्रभावी रूप से चलाया भी गया। ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि ऑपरेशन फ्लड के बाद में दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया। ऑपरेशन फ्लड के बाद भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ चुका। ठीक है। तो इतना सा इसमें ये भी याद रखेंगे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे नीली क्रांति की। तो नीली क्रांति मतलब कि मछली पालन है ना। तो मछली के उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसी को हम नीली क्रांति कहते हैं है ना। मछली के उत्पादन में जो भी क्रांति मिली जिससे उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ी, तो वो जो क्रांति है उसको हम नीली क्रांति के अंतर्गत रखते हैं है ना। भारत जो है विश्व में अगर हम बात करें मछली उत्पादन में तो तीसरा बड़ा देश है ना। तीसरा बड़ा देश है जो कि मछली उत्पादन में इतना उत्पादन करता है। ठीक है। तथा अगर हम बात करें कि भारत में जितने तटवर्ती राज्य है ना, तो भारत के तटवर्ती राज्यों के 15 मिलियन है ना, 15 मिलियन लोगों का ये आय का मुख्य साधन है ना। मतलब 15 मिलियन लोग सिर्फ मछली पालन पर या मछली उत्पादन पर ही निर्भर रखते हैं। ठीक है। तो प्रधानमंत्री द्वारा इनके लिए एक योजना चालू की गई है ना। ये करंट का क्वेश्चन भी है आपका कि नीली क्रांति में प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है ना, जिसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो ये लागू की गई है ना। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोविड-19 के बाद है ना, कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है उसके अंतर्गत इस योजना को प्रारंभ किया गया है ना। अगर इसकी डेट भी अगर देखें अपन तो 10 सितंबर 2020 को ये योजना लागू की गई है नीली क्रांति के लिए। ठीक है। एक वीडियो हम अलग से और लेके आएंगे जिसमें केंद्र की सारी योजनाओं का हम अच्छा उल्लेख उसमें करेंगे। ठीक है। तो ये याद रखेंगे नीली क्रांति के लिए। इसके बाद में अगर हम देखें फिर इंद्रधनुषी क्रांति, तो इस क्रांति के अंतर्गत नीली क्रांति, हरी क्रांति, पीली, गुलाबी, श्वेत और भूरी क्रांति, इन सभी क्रांतियों को मिलाकर इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया है ना। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य वही है, पहला तो उत्पादन बढ़ाना, दूसरी चीज अनुसंधान अधिक करना है ना। इन सब के लिए अनुसंधान होंगे, अनुसंधान होने के बाद में हमको नए बीज मिलेंगे, नई तकनीक मिलेगी। इसके साथ ही साथ इस योजना का जो मुख्य काम है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि भाई आपको किसानों को बोल दिया कि आप ऐसी खेती करो और कंपनी उससे डायरेक्ट खेती करवाएगी अपने अकॉर्डिंग है ना, और उससे फिर किसान को लाभ भी मिलेगा। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आती है वो इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत योजना आती है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर है। इसके अलावा मछली उत्पादन को बढ़ाना है ना। तो ये सारा का सारा जितनी भी ये अपनी क्रांतियां है इन सब का एक विस्तृत रूप में इंद्रधनुषी क्रांति में सम्मिलित किया गया है, जिससे कि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की, कृषकों की आय भी बढ़ेगी।
इसके बाद में एक नई क्रांति मिलती है हमें, त्रिरंगीय क्रांति, है ना। जो त्रिरंगी क्रांति है जिसमें हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ये तो पहले से ही है, इसमें भगवा क्रांति एक जोड़ी गई है ना। तो जो भगवा क्रांति है ये है आपकी ऊर्जा का क्षेत्र, है ना। भगवा का मतलब ऊर्जा का क्षेत्र। भाई हरित क्रांति हम लोगों ने देखी, इसमें हमारा कृषि का अच्छा योगदान हुआ, है ना। और इसमें हमको गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, इसमें दूध का उत्पादन बढ़ गया। और भगवा क्रांति है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है। तो ये जो परिकल्पना है त्रिरंगी क्रांति की, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ठीक है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक नई क्रांति इसमें जोड़ने का प्रयास किया है, वो है भगवा क्रांति। अगर बोला जाए कि इस भगवा क्रांति या त्रिरंगी क्रांति की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली है, तो इसकी प्रेरणा उनको मिली है भारतीय तिरंगे से, है ना। तिरंगे से ही त्रिरंगी क्रांति की उनको प्रेरणा मिली है, जिसका पालन किया जा रहा है। इसके बाद विविध क्रांतियों को अगर हम एक सिंपल फॉर्मेट में देखें तो हरित क्रांति हमको पता ही है, हरित क्रांति का क्षेत्र, है ना। यहाँ पे अगर काली क्रांति की बात करें तो काली क्रांति का मतलब है पेट्रोलियम उत्पादन, है ना। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। वही अगर नीली क्रांति की बात करें तो मछली उत्पादन, ये हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है ना। अगर भूरी क्रांति की बात करें तो भूरी क्रांति मतलब कि कोको या चर्म उत्पादन, है ना। चमड़ा उद्योग के लिए भूरी क्रांति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्वर्ण फाइबर क्रांति, है ना। तो इसमें भी है जूट उत्पादन, है ना। जूट उत्पादन के लिए स्वर्ण फाइबर क्रांति है। इसके अलावा अगर बात करें गोल्डन क्रांति, है ना, तो गोल्डन क्रांति में समस्त बागवानी, मतलब वो सारी कृषि जो बागवानी के अंतर्गत आती है वो गोल्डन क्रांति के अंतर्गत है। इसी में क्या मिलेगा आपको, हनी, शहद उत्पादन भी गोल्डन क्रांति के अंतर्गत आएगा। वही अगर बात करें ग्रे क्रांति, है ना, ग्रे क्रांति, तो ये उर्वरक के लिए, खाद के लिए, है ना। भाई रासायनिक खाद हो या जैविक खाद हो, है ना। वैसे तो अब जो कृषि आ रही है वो जैविक जो खाद है उस पर ज्यादा निर्भर रहने वाली है ना। तो उसके ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है कि हम लोग जैविक खेती ही करें, जैविक खाद का ही प्रयोग करें या जैविक उर्वरक का ही प्रयोग करें। तो ये ग्रे क्रांति याद रखेंगे उर्वरक उत्पादन के लिए। इसके अलावा फिर गुलाबी क्रांति है। गुलाबी क्रांति में कौन कौन सी चीजें आती है, उसमें आता है प्याज आपका, ठीक है, औषधि आती है। इसके अलावा झींगा मछली, है ना। झींगा मछली का जो उत्पादन है ये गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे। झींगा मछली गुलाबी क्रांति के लिए है, और सिर्फ मछली आता है तो वो नीली क्रांति में आएगा। यही लाल क्रांति, लाल क्रांति का के लिए आएगा आपका मांस के लिए, है ना, मांस उत्पादन के लिए, जिसमें पोल्ट्री फार्म वगैरह आपके आते हैं, है ना, और गॉड फार्मिंग आती है। और यहीं पे आपको मिलता है फिर टमाटर उत्पादन, ठीक है। टमाटर उत्पादन भी आपका लाल क्रांति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा चांदी फाइबर क्रांति, तो चांदी फाइबर क्रांति आपके लिए आता है कपास उत्पादन में, है ना। कपास बहुत ज्यादा काली मिट्टी रहती है, वहां उगता है बहुत अच्छा कपास, है ना। तो याद रखेंगे कि चांदी फाइबर क्रांति जो है वो कपास उत्पादन के लिए है। इसके अलावा श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए है, ये तो हमने भी देखा है ना। इसके अलावा पीली क्रांति, है ना, पीली क्रांति आपके लिए तिलहन उत्पादन के लिए है, ठीक है। वही अगर इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो इंद्रधनुषी क्रांति में आपके नीली क्रांति, भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति, इतनी क्रांतियों को मिलाकर इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया है और उस पर काम किया जा रहा है ना। इंद्रधनुषी क्रांति में एक्चुअली पूरी समस्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें रजत क्रांति, है ना भाई, रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का जो प्रयोग है वो अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है ना, अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति। वही अगर कृष्ण क्रांति की बात करें तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए, है ना, बायोडीजल उत्पादन के शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। वही अगर बादामी क्रांति, बादामी क्रांति से क्या समझते हैं, तो ये है मसाला उत्पादन, है ना। जितने भी मसाले हैं ये बादामी क्रांति के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा अमृत क्रांति, है ना, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, है ना, ये सबसे
प्रभावशाली परियोजना है। एक बार अगर सारी नदियां जुड़ गई आपस में, तो जिन नदियों में सिर्फ बरसात के टाइम पानी रहता है ना, बाकी टाइम वो सूख जाती है। और कई नदियां ऐसी रहती है जो पहाड़ी नदियां ये साल भर बहती है ना। तो जब इन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो सभी जगह पर पर्याप्त पानी होगा, है ना। कहीं भी सूखे जैसी स्थिति नहीं होगी और रबी और खरीफ दोनों ही फसलों से लाभ प्राप्त किया जा सकता है ना। तो ये अमृत क्रांति परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना सबसे प्रमुख है ना। यही पर सुनहरी क्रांति, अगर हम सुनहरी क्रांति की बात करें तो ये सारे के सारे फल उत्पादन, है ना। जितने भी फल उत्पादन से जुड़े हुए क्रांतियां हैं वो सारी की सारी सुनहरी क्रांति कहलाती है सारे फलों के लिए। ठीक है, तो ये है क्रांतियां, भारत की जितनी भी क्रांतियां यूज कर रहे हैं हम कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, तो वो सारी की सारी ये क्रांतियां है। तो सभी तथ्यों पे ध्यान देंगे। क्रांति से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं, कोई भी क्रांति यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है। तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिए, एक नंबर आपका इसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।